चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। नमस्कार। नरेंद्र मोदी ऐप के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किए गए नमो ऐप वर्चुअल मीट के आप सभी नियमित दर्शक रहे हैं और आपके सहयोग से हमने नमो ऐप वर्चुअल मीट पे देश के विभिन्न नीति नियंताओं को आप तक पहुंचाया है, उनकी बातें पहुंचाई हैं, वो कैसे और क्या कर रहे हैं वो पहुंचाया है। इसमें हम विभिन्न केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को लेके आए, उन आपके प्रश्न उन तक पहुंचाए और आपके जो प्रश्न थे उस पे उनके उत्तर जो आए वो आप तक पहुंचाए, आपके क्रॉस क्वेश्चंस जो थे वो पहुंचाए और एक लाइव व्यवस्था के माध्यम से आप तक चीज़ों को पहुंचाया था हमने। अब धीरे धीरे समय बदल गया, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी चली है भारत में और हम में से ज़्यादातर लोग फुली वैक्सीनेटेड हो गए। तो इस कार्यक्रम को हमने ये सोचा कि एक अगले स्तर पे लेके चलते हैं। अगला स्तर क्या हो सकता था, तो वर्चुअल से निकल के रियलिटी की ओर हम आए और हमने ये सोचा कि आपको ये दिखाते हैं कि एक सांसद जो होता है, एक राजनेता जो होता है, उसका जीवन क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके कार्य के अलग अलग कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये संसदीय देशाटन का एक्सटेंशन है और उससे एक स्तर आगे जा रहा है इस तरह से कि हम कोशिश करेंगे कि लगभग 24 घंटे का समय सांसद के साथ दें और वो एक नेता के रूप में, एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, पार्लियामेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं पार्टी के एमपी और विभिन्न समितियों के अंदर पार्टी में उनको जो पद दिए जा रहे हैं उस पे वो क्या काम कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें और उसके आगे बढ़ के क्षेत्र के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं, जनता उनके कामों को किस तरह से देख रही है, उनके कामों का लाभ किसको मिल रहा है, सरकार की योजना का लाभ किसको मिल रहा है उनके क्षेत्र में, क्षेत्र के अंदर बड़े प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा पाएँ। लगातार शूट करेंगे हम और उसका कुछ हिस्सा कैप्सूल फॉर्म में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संभवतः हम आपके नहीं ले पाएंगे, पर आप जो भी सोच रहे होंगे वो सारी चीज़ें हम संभवतः कवर कर लेंगे। आइए नमो ऐप वर्चुअल मीट के संसदीय देशाटन के इस नए विस्तार में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बुलंदशहर के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी से। डॉक्टर भोला सिंह जी दूसरी बार बुलंदशहर से सांसद चुने गए हैं और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसदों में रहे हैं। वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी हम उनसे लेंगे, वहाँ की बुलंदशहर की जनता से लेंगे, वहाँ के काम से लेंगे और आप तक बुलंदशहर की विकास की यात्रा को डॉक्टर भोला सिंह जी के माध्यम से पहुँचाएंगे। आइए देखते हैं नमो ऐप का ये एपिसोड। मॉर्निंग जो होती है आपकी ऐसे यहीं से स्टार्ट होती है या इससे पहले होती है? आज देर से हो रही है, आज थोड़ा सा लेट हो रही है हमारी वजह से। नहीं आपकी वजह से नहीं, मैं 7 बजे रेडी था। हाँ, थोड़ा मंदिर गया आज हनुमान जी के जी, और फिर 8 बजे था, 8 बजे 8:15 बजे निकलने का था। नॉर्मल रूटीन आपका दिन का यही रहता है, 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। निकलना होता है जब क्षेत्र में जाना होता है तो यही हो जाता है, नहीं तो अगर यहाँ होता हूँ तो क्षेत्र के लोग यहाँ जाते हैं सुबह। जी, आज मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ इसलिए लोग यहाँ नहीं हैं। हाँ जी, तो फिर बिना नहाए धोए उनसे मिल के और पार्लियामेंट जाने से पहले फिर तैयार होते हैं, तब ब्रेकफास्ट करते हैं।
ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं तो ये इनका प्रोसीजर क्या होता है, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इसके पीछे होता है, और इसमें पार्टी लाइन विप इन चीज़ों का भी क्या कुछ में महत्व दो होता है? मुद्दे हैं, मतलब जो सरकार के उसमें संज्ञान में लेके आना है, जैसे मेरा एक पॉपुलेशन और एक पॉल्यूशन, दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। पॉपुलेशन में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जो संसाधन इतने हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे नुकसान और लोगों को भी होता है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री इतनी चीज़ों को लेके आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे, आवास दे रहे, शौचालय दे रहे, लेकिन उन लोगों की तादाद की वजह से कुछ जो नीडी लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मेरे यहाँ समस्या ही प्रधानमंत्री आवास की, जितने नगर पालिका नगर पंचायत है, वो इसलिए कि वर्ग कुछ लोग अवेयर भी हैं और जो अच्छे होते हैं वो रह गए, कुछ ने उसमें वो भी करना चाहा गड़बड़ वाली, तो चीज़ें कंट्रोल हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से आबादी दिन प्रतिदिन विशेषकर एक ही वर्ग की बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को इस पर वो करना चाहिए, तो संज्ञान में लाने का विषय था, तो इसमें वो करना। दूसरा जो पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन, क्योंकि आज जितना पॉल्यूशन दिल्ली में इतना ही बुलंदशहर है। हाँ बिल्कुल। तो बुलंदशहर का बहुत बड़ा विशेष वो है इसमें, तो उसमें किस तरीके से, जैसे पराली का भी मैंने डाला है जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो विषय को लेकर आते हैं बार बार किसानों को, वो भी होता है। तो पराली के लिए जो उसके ठुंठे हैं उनको किस तरीके से किसान को उसका लाभ भी मिल जाए, वो जलाता है इसलिए कि उसका ऑप्शन नहीं, खाद उसी में आ जाए, तो वो अगर वो हो जाएगा, उसी में सिस्टमेटिक उसमें हो जाएगा, कोई ऐसे कृषि में यंत्र गवर्नमेंट के उसमें आ जाएंगे, तो वो उससे किसान को भी लाभ होगा और इसमें भी थोड़ी कमी आएगी। और किस तरीके से कंट्रोल पॉल्यूशन को हम कर सकते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा वो, क्योंकि करता कोई और है और नुकसान किसान को, भट्टे वालों को, जो छोटे तबके के लोग हैं उनको होता है। इवन अभी कुछ लोग जो गुड़ बना रहे हैं उनको रोक दिया कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो गुड़ से तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ें एक और भी मेरे मन में ये बात आ रही थी कि प्राइवेट मेंबर बिल है, तो अभी तक का प्राइवेट मेंबर बिल्स का इतिहास क्या रहा है, कितने बिल ऐसे हैं जो वाकई एडॉप्ट हुए और बाकी सेंस ऑफ हाउस का वो दिया गया? सभी होते हैं और इस पर चर्चा के बाद माननीय मंत्री जी संज्ञान में लेकर उसमें अप्लाई भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट को लगता है कि इसको हम टेकअप कर सकते हैं, ये पब्लिक के हित का मुद्दा है, तो उसमें वो हमें ये क्या नाम है, गवर्नमेंट उसको टेकअप करके गवर्नमेंट के उसमें बिल लेकर आए, फिर उसके बाद कानून बनाना और वो सारी चीज़ें वो आगे की प्रक्रिया उसमें आ जाता है। लेकिन लोगों को नॉलेज में लाना, सरकार के संज्ञान में लाना वास्तव में आवश्यकता है, तो डिस्कशन होगा, लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, सांसद भी हिस्सा लेंगे, मंत्री अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीज़ें समाधान भी उसमें हो जाता है। मंत्री जी कह देते हैं कि भाई ये काम हम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि जो किसान का पराली का वो है, ठुंडे हैं उसके, तो उसके लिए गवर्नमेंट संज्ञान लेके उसका समाधान कर देगी, तो एक वो है पॉल्यूशन के लिए। हाँ, और एक बेसिक आइडिया पॉपुलेशन का तो बहुत ही बड़ा वो है जी, बिल्कुल, पॉपुलेशन के लिए तो करना ही चाहिए। तो मैं वापस प्राइवेट मेंबर बिल्स पे आता हूँ, तो बेसिक आइडिया आपका इसको लाने का ये है कि सरकार की जानकारी में है, सेंस ऑफ हाउस क्या है अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो सरकार तक पहुँच जाए, और सरकार उस पर क्या कर रही है वो जनता तक भी पहुँच जाए, और उसके आगे कुछ कार्रवाई होनी है तो फिर सरकार उस पर काम करेगी। जी। सर, अभी जैसे कि एमपी लाइट्स की बात हो रही थी अंदर, तो एमपी लाइट्स में अभी 2 साल तो एमपी लाइट्स बंद थे कोविड के दौरान, और अब जब अगले फाइनेंशियल ईयर कोविड जब ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, और एमपी लाइट्स जब रिलीज़ होना शुरू होंगे, तो अब आप के पास काफ़ी रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी, आपके पास काफ़ी, अब जैसे आप बता रहे थे कि काफ़ी रिक्वेस्ट होती हैं, तो अब इतनी सारी रिक्वेस्ट होंगी तो आप प्रायोरिटाइज़ कैसे करेंगे इसको कि किसको क्या देना है? कुछ प्रणाली अगर आपने बनाई हो। देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जो एमपी लैंड हमें मिलता है, अभी ये बैड लग रहा, कोरोना महामारी आ गया, नहीं मिला, लेकिन वैसे भी जो मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक क्या है,
इस उसको लेके जैसे अभी पिछले उसमें मैंने अपनी लोकसभा में बस स्टैंड बनवाए, तो लोगों में उसका आवश्यकता भी थी और उसमें देखा भी कि ये सांसद ने किया। अभी मैंने तय किया है आपकी बार, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, सांसद खेल स्पर्धा, खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को उभार के उनको प्रदेश और देश स्तर पर किया। मेरे लोकसभा में 12 ब्लॉक हैं और 12 मैंने गेम किए, उनका फाइनल किया। अभी जो मेरी वरीयता रहेगी, जो टीमें हमारी जीत के आई उनके लिए खेल में जो भी आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि गांव देहात का एरिया है, इतने अच्छे डेवलपमेंट खेल के क्षेत्र में नहीं हुए और बहुत आवश्यकता उनके खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। तो सबसे पहले तो मेरा काम यही रहेगा कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो टीम जीत के हमारी आई हैं, वो टीम आगे प्रदेश और देश स्तर में भी जीते। तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उपकरण उनको चाहिए या स्थान में कराने में कुछ काम चाहिए, पहले मेरा काम ही रहेगा। दूसरा, कुछ ऐसे काम हम लोग करेंगे, क्योंकि 2 साल का ये वो हुआ है, तो हर गांव में कुछ ना कुछ पहुंच जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल ज्योति योजना के अंतर्गत सोलर लाइट दी थी, उसमें 25% एमपी का शेयर था और 75% गवर्नमेंट ने दिया। गाँव लाइटें पहुँची। एक गाँव में अगर हमने 6 लाइट लगा दी, 8 लाइट लगा दी, तो गांव में जाते को ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव में कुछ नहीं किया। इस तरीके के योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। हालांकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव के डेवलपमेंट के लिए पहली बार आज़ादी के बाद गांव के विकास के लिए इतना फंड मिला है, जितना प्रधानों के माध्यम से गाँव में फंड पहुँच रहा है, वो बहुत है। जो एक्टिव प्रधान है, एक प्रधान ने मेरे क्षेत्र में 2-2 करोड़ के काम एक गाँव में करा दिए, तो ये बहुत अच्छा वो है और सीधा नीचे तक चीज़ें पहुंच रही हैं। तो लोग की आवश्यकता भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में करीब 25 रोड अभी इस कोरोना महामारी के दौरान ही सिलेक्ट हुए हैं मेरे उसमें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोगों को वो समझाएंगे और जितना है, इससे बाद मेरी वरीयता रहती है कि कोई क्षेत्र, कोई गाँव ऐसा अछूता ना हो जिसमें लोग कहें कि मैंने कुछ किया नहीं। चाहे 2 लाइट ही दूँ, वो होती है हर गाँव। इसी को लेकर काम करेंगे। सांसद जी, अभी कुछ समय पीछे आपको एससी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री का कार्य दिया गया। आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि पहले तो ये कि संगठन में इससे पहले आपने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं, और ये जो एससी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे। मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था और उसके साथ साथ 2014 के लोकसभा चुनाव, अपने चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा के चुनाव में और 2019 के लोकसभा के अपने चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में और देश में पार्टी में जो भी चुनाव होते हैं, संगठन के स्तर पर जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, मैंने जिम्मेदारी के साथ में पूरा काम किया। अभी राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा पार्टी ने मुझे नियुक्त किया, उसके लिए मैं अपना राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और मोर्चा बहुत एक्टिविटी अब की बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, तो संविधान में जो दलितों की, गरीबों की, वंचितों की, हितों की, अधिकारों की और उनकी आवश्यकताओं की चिंता की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दलित वर्ग की चिंता पूरी तरीके से उनके अनुपालन के साथ में वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और अधिकार, सम्मान, उनकी जीवन यापन की आवश्यकता जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनका पूरा लाभ उन लोगों को मिल रहा है, अनुसूचित वर्ग को मिल रहा है। मोर्चे ने प्राथमिकता ये ली अब की बार, मैं महामंत्री के रूप में 11 प्रदेशों का प्रभारी हूँ और वैसे मतलब क्षेत्रीय प्रभार है 11 प्रदेशों का और 2 राज्य मेरे पास प्रभारी के रूप में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें मेरे को मोर्चे ने यह तय किया कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दलितों के लिए योजना बनी है और जिन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, उनकी जानकारी वहाँ तक पहुँचे और बाई चांस कोई लाभार्थी वंचित हैं तो वो जागरूकता करके उनको वहाँ तक पहुँचाए। मोर्चे ने तय किया है कि जिन बूथों पर 100 वोट से अधिक एससी जाति के वोटर हैं, उनको एससी बूथ के नाम से हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अच्छा। और हर प्रदेश में
उनको अलग से उन पर एक प्रभारी नियुक्त करके वो सरकार की योजनाओं वहाँ तक पहुँचे, और जो पहुँची है उन लाभार्थियों तक जनसंपर्क उनका हो, और उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करे, ये पूरी जिम्मेदारी अपने अनुसूचित जाति मोर्चे की है। इस पे हम काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में काम कर रहे हैं, काम शुरू हो गया, अच्छे स्तर से काम हो गया। पार्टी का संगठन आज़ादी के बाद पहली बार, कांग्रेस तो मुफ्त बनाती रही, बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव उन्होंने हरवाया, जो दलितों की आवाज़ वो लोकसभा में उठाना चाहते थे वहाँ जाने से उन्होंने रोका। लेकिन चाहे हम बाबा साहब के अम्बेडकर जी को देने के सम्मान की बात करें, चाहे जो संविधान उन्होंने बनाया उस संविधान को सम्मान देने की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 2015 में 2 दिवसीय चर्चा लोकसभा में हुई संविधान पर, और तभी से संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अभी भी 26 तारीख से लेके 26 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है, तब तक मोर्चे ने अब की बार अभियान लिया है कि हम संविधान गौरव अभियान चलाएंगे। प्रमुख कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जिले स्तर पे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जिले स्तर पे हुए, मैं भी कई कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। एक प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी हमने रखी है। अच्छा, जो क्वेश्चन हमने भेजे हैं संविधान से रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड, तो उनके जो उसमें विनर होंगे उनको सम्मानित करेंगे। एक योजना बनी है कि अनुसूचित समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, खिलाड़ी हैं, संत महापुरुष हैं, उन सबको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा है। जिले स्तर पे उनकी सूची बना के उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करवा रहे हैं अपने मोर्चे के माध्यम से। तो जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दलितों को अधिकार उनका पहली बार मिल रहा है, हर व्यवस्था सुविधा उनको दी जा रही है, उनका पूरा जागरूक जानकारी उन लोगों को देना, और कोई वंचित रह गया तो उसको पहुंचाना, और किसी ने नहीं किया हमने किया। आज़ादी के इतिहास में देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मैं फील कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी और दलित उसको अपना अधिकार मानते हैं और अधिकार उनको मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दलित समुदाय को सम्मान दिया है वो उस संविधान से उठ के भी दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहीं भी संविधान में ये नहीं अधिकार दिया कि राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन लोकसभा में हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है, नगर पालिका में हो सकता है, जिला पंचायत में हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में रिजर्वेशन होगा, मंत्रिमंडल में रिजर्वेशन होगा, ये कहीं उसमें वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज के 3 सांसद राज्यसभा में दे रखे हैं। अभी 12 गवर्नर थे, 11 गवर्नर हैं। अनुसूचित समाज के 3 गवर्नर हैं, पहले 4 थे, अब 3 हैं। 12 मंत्री हैं, केंद्र सरकार में 12 मंत्री हैं अनुसूचित समुदाय के, जो इससे पहले इतिहास में कभी इतने मंत्री किसी सरकार ने नहीं रखे। दूसरा, संगठन में मैं अनुसूचित मोर्चे में महामंत्री हूँ, ठीक है कि मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, तो अनुसूचित समुदाय की कार्यकर्ता उसमें पदाधिकारी होगा, लेकिन अपनी पार्टी में, पार्टी के संविधान में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कितना रिजर्वेशन उसमें होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्र स्तर, महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को सम्मान और पद दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री तो अनुसूचित जाति के हैं, प्रदेश महामंत्री तो अनुसूचित जाति के हैं, क्षेत्रीय महामंत्री तो अनुसूचित जाति के हैं, जिला महामंत्री तो अनुसूचित जाति के हैं। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समुदाय को दिया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। तो ये भी बात हम लोगों को बता रहे हैं कि पहली बार मोदी जी के मंत्रिमंडल में 12 मंत्री, 4 गवर्नर, इवन राष्ट्रपति जी। तो इससे बड़ा सम्मान, अधिकार किसी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा। अगर वो सोचते तो ये चीज़ें भी लिखते कि राज्यसभा में मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। जो उन्होंने नहीं सोचा, जो सोचा उसको तो पूरा कर ही है। उसके अतिरिक्त भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में, संगठन में पूरी तरीके से दिया जा रहा है। तो अनुसूचित वर्ग का भी दायित्व है कि जो सम्मान पार्टी ने दिया है, जो अधिकार पार्टी दे रही है, जो आवश्यकताएं पार्टी पूरा कर रही है, उस पार्टी को और हम मजबूत करें। एससी बूथों पे, हर एससी बूथ पे देश में पार्टी जीते, कमल का फूल खिले, इस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरी तरीके से काम कर रहा है। हम लोग लगातार प्रवास पर रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या जी हैं,
वो महीने में मुझे लगता है कि 24-25 दिन प्रवास में है। और मैं स्वयं, मेरे पास जो 11 राज्य हैं क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में, उन सब का मैंने एक बार प्रवास मेरा हो गया। अभी मुझे 6 महीने मिले हुए, और कई राज्यों में 2-3 बार भी हो गया। उसके अतिरिक्त जो अन्य राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में उसमें मेरा वो रहता है। तो पूरे प्रयास के साथ में कि जिस तरीके से सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समुदाय को दिया, वो सम्मान बरकरार रखे और प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद करने के लिए अनुसूचित वर्ग के चाहे युवा हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उनके लिए शुरू। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के लिए विदेश गए थे लंदन जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनुसूचित समुदाय का छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था सरकार ने बनाई है, उसको विदेश भेजने की, फ्री में शिक्षा दी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर वो लोग बने, स्किल डेवलपमेंट से लोग जुड़ रहे हैं, मुद्रा से लोन लेके अपना काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप में काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में जा रही हैं, लोग समझ रहे हैं। और हम इसी उद्देश्य के साथ में कि हर अनुसूचित जाति बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाति मोर्चा काम करती है। ये बुलंदशहर लोकसभा का शुरुआत है और डिस्ट्रिक्ट हेड पर रही माने लगभग ये बुलंदशहर हमारी विधानसभा है, और ये बुलंदशहर विधानसभा का दरियापुर पहला गांव, जो यहाँ से हमारा शुभारंभ होता है लोकसभा का। सांसद जी, अभी एससी मोर्चा की भूमिका के बारे में आप बता रहे थे, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे जो दलितों वंचितों को अधिकार मिलने चाहिए उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। लोगों, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, कि सरकार और वंचितों के को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, आपका मोर्चा कर रहा है। एक प्रश्न इससे संबंधित मेरे मन में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो था उसको डाइल्यूट किया था, उसके कुछ प्रोविजंस को निकाला था, जिसको मोदी जी की सरकार दोबारा लेके आई, जहां एक तरफ ये जो दलित हैं उनके प्रति जो वचनबद्धता है इस सरकार की उसको दिखाता है, दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, वो इसका विरोध या इससे लेके थोड़ा सा सशंकित है। और एक सस्टेन्ड कैंपेन भी चलाई जा रही है इसको लेके सोशल मीडिया पे कि मोदी जी इसको दोबारा लेके आए और जनरल कैटेगरी जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये जो प्रोविजंस है ये कितना इफेक्ट कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, इस पे भारतीय जनता पार्टी दलितों के अधिकार सुरक्षित रहें, सुख सुविधाएं उनको मिलें और कोई अत्याचार उनके साथ में ना हो, इसको लेके हमेशा गंभीर है। लेकिन जो अगर मैं पर्टिकुलर उस एक्ट की बात करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तो लोगों ने इसको एक मुहिम के रूप में चलाया, जबरदस्ती लोगों के खेत में घुसना, फिर उन पर एक्ट लगा और उसके बेनिफिट्स किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वास्तव में कोई पीड़ित है तो उस पर उसका साथ भी देना चाहिए, और जिन्होंने घटना की उनको उसका सजा भी उनको मिलनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जो फर्जी केस बनते थे, जो फर्जी केस लगते थे, जो झूठे केस लगते थे, वो सब इस सरकार में बंद है। बस अब बसपा और सपा की सरकार में तो लोगों ने अपना इसको बिजनेस बना रखा, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जाके एक कंप्लेंट देनी है और प्रशासन से भी सेटिंग थी, उनका भी कुछ हिस्सा उनको मिल जाता था। कुछ लोग लगे इसी काम में थे, कुछ एडवोकेट भी यही काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी एक्ट का, किसी भी उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये हम आपके सामने अपने उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीरता के साथ में बता सकते हैं। किसी तरीके किसी एक्ट का कोई दुरुपयोग नहीं है और किसी का कोई शोषण नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं है। जो उनका अधिकार है, स्वाभिमान है, वो बरकरार है और कोई किसी तरीके का दुरुपयोग किसी भी उसका नहीं हो रहा।
अभी देखा कि आप सांसद जी के पास अपनी कुछ समस्या लेके आए हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और आपने सांसद जी से बात की और उन्होंने कुछ समाधान दिया। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं और आपकी समस्या क्या है? जी सर, मेरा नाम गंगा सिंह है, चौड़ेरे से आया हुआ हूँ और मेरी बहन की शादी है और मैं उसकी अनुदान के लिए आया हूँ। अच्छा। जो भी राशि मिले, मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ विकास भवन के, वहाँ से नहीं हुआ। मैं सांसद जी से कई बार मिल चुका हूँ, काम अच्छे करे हैं। जो काम को आता हूँ मैं वो पूरा काम किया है। मैं उन्हीं के पास आया हूँ, उनसे लेटर लिखवा के ले जा रहा हूँ तो काम के लिए हो जाए। तो ये पहला काम आप लेके आए हैं सांसद जी के पास या इससे पहले भी कुछ काम करवा? पहले भी करवा चुके हैं सांसद जी काम, 4-6 काम मैं पहले भी लेके आया हूँ, हो चुके हैं यहाँ से। इसी भरोसे से मैं यहाँ आया हूँ कि ये भी हो और होगा पक्का। हाँ, आप सांसद जी के यहाँ अपना कोई समस्या लेके आए जी। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे जी जी और ये समझना चाहेंगे कि सरकारी ऑफिस छोड़ के जी जी आप सांसद जी के यहाँ पे अपनी समस्या लेके क्यों आए? जी और दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे ठीक ठाक से भीड़ हो रही है, जी तो कोविड के टीकाकरण की यहाँ क्या स्थिति? आप वैक्सीनेटेड हैं खुद? जी, मेरी दोनों वैक्सीन लग चुकी ओके। है और मेरा प्रयास भी ये रहता है, मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ इसलिए कि भाई वैक्सीन आप लगवाइएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज गर्ग, पहासू से हूँ मैं, भी लोकसभा से, पहासू शिकारपुर विधानसभा के। और सांसद जी के पास किसी काम से? सांसद जी के पास क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि सांसद जी का दौरा लगभग चलता रहता है, लोगों की जानकारियां आपस में बैठना उठना रहता है, तो अपेक्षाएं रहती हैं लोगों की कि भी सांसद जी काम कराएं, तो इस नाते सांसद जी के पास तो उनका अपना काम व्यक्तिगत काम लेके आए थे? नहीं, किसी का काम लेके मैं आए थे? तो किसी का करवाने? लोगों के साथ आता रहता हूँ और सांसद जी से चूँकि आसानी से काम संभव हो जाता है, ये फ़ोन भी करते रहते हैं अधिकारियों को, तो इसलिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। आप लोगों को किसी से बात करनी है तो युवाओं के इसमें आप बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने हर लोकसभा पे एक कार्यक्रम होते हुए देखा स्पोर्ट्स का, सांसद खेल स्पर्धा करके, और उसमें हम देख रहे थे कि ग्रामीण अंचल से और पूरी लोकसभा के खिलाड़ी जो थे विभिन्न सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे और वहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल के आई होंगी। तो ऐसे लोग जो बुलंदशहर के इस पूरी स्पर्धा से सीधे जुड़े हुए थे और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमारे साथ हैं, हम इनका परिचय लेंगे और इनसे कुछ प्रश्न के माध्यम से इस पूरी स्पर्धा, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? जी सर, मैं मनोज कुमार, मैं ब्लॉक व्यायाम शिक्षक हूँ। बेसिक में एक पद सृजित हुआ है ब्लॉक व्यायाम शिक्षक के। तो सांसद जी के जब ये स्पर्धा शुरू हुई तो हम लोगों को यह आदेश मिला और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम सांसद जी के द्वारा आयोजित किया गया। मैं और मेरे साथी, हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम थी और वो पूरे खेल जो हुए उन खेलों में हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट हम लोगों ने किया। पूरा आयोजन मतलब खेल का जो बेस था निर्णायक वाला, वो हम लोगों ने अदा किया और बहुत अच्छे से खेल संपन्न हुआ। आपका परिचय? सर, मैं प्रवीण कुमार, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक अगोता और बेसिक में टीचर हूँ सर। तो हमने वहाँ पर जो ये सांसद खेल स्पर्धा हुई थी उसमें हमने ऑफिशियल कवर किया था, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये मोदी जी के कैंपेन में भी ये चीज़ रही है कि जो हम लोग मतलब इतने बड़ी आबादी होने के बाद हमारे देश की, तो हम लोग मेडल में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इस बार जो हमारी ये मोदी जी की ये प्लानिंग थी, बहुत अच्छे से अच्छा लगा कि ग्रामीण में जो प्रतिभाएं छुपी हैं इस सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से वो बहुत बाहर आई और थोड़ा लगा उनको, और मतलब बहुत अच्छा लगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस बार मौका मिला। हमसे पहले इस तरह के ओपन प्रतियोगिता इस तरीके की कभी पहले नहीं होती थी, तो एक सफल प्रतियोगिता। कौन कौन से खेल इस पूरी स्पर्धा के अंदर शामिल किए गए थे? सर, कबड्डी, खो खो, गर्ल्स के लिए खो खो था, कबड्डी थी सर, एथलेटिक में 100, 200 और 400
और सर 3,000 मीटर में 3 किलोमीटर। तो ये सर उसके अंदर वॉलीबॉल भी था सर, वॉलीबॉल वगैरह थे। तो आप दोनों के अनुसार बुलंदशहर से अगले 2, 4 या 5 सालों के अंदर कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेले जा रहे हैं, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए थे और इस पूरी स्पर्धा के माध्यम से निकल के आ रहे हैं? सर ये सवाल थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट नंबर बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य में 5 साल काफ़ी लंबा समय। लेकिन मुझे जो लगता है, जैसा खिलाड़ियों से प्रतियोगिता होने के बाद जैसा रेस्पॉन्स आया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि सर इस बार जब प्रतियोगिता हो तो थोड़ा हमें पहले बताइएगा, इस बार हमें तैयारी का समय नहीं मिला। तो रेस्पॉन्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में बुलंदशहर से आपको 15-20 लोग नेशनल इंटरनेशनल आपको खेलते हुए मिलेंगे। सांसद जी का इस पूरे सांसद खेल स्पर्धा नाम ही था, तो एक स्वाभाविक सी अपेक्षा होगी कि उनका रोल रहा होगा। हम आप दोनों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि वो सांसद जी ने क्या भूमिका इसके अंदर ली, और बुलंदशहर का जो की स्पर्धा जो थी वो उत्तर प्रदेश की कुछ गिने चुने लोकसभाओं में थी जो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ऐसा क्या विशेष यहाँ पे किया गया है जिसकी वजह से ये टॉप रैंकिंग जिसको कह सकते हैं उन स्पर्धाओं में आए? सर सांसद जी के द्वारा डे 1 से लेके लास्ट तक एक्टिव तरह से वो रहे और पूरे प्रशासन को अपने साथ लेके रखा। प्रशासन साथ होने की वजह से एक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और सांसद जी प्रत्येक ब्लॉक पे खुद जाके, हर ब्लॉक पे सांसद जी खुद गए हैं, पूरा समय दिया है, साथ ही खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय प्राप्त किया है। तो उससे क्या है कि पहले ब्लॉक से लेकर लास्ट तक ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते सब लोगों को लगा कि भाई सांसद जी खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो एक नए उत्साह के साथ, और जो टीम वहाँ काम कर रही थी उसमें भी एक नया उत्साह था कि सांसद जी हमारे साथ हैं, तो बहुत अच्छे से काम सब लोगों ने किया। खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, तो मोटिवेशन मिला है खिलाड़ियों को। खिलाड़ी जो प्लेयर्स आए निकल के जितने भी, वो बहुत ही मोटिवेट हुए हैं। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब सांसद जी के द्वारा, क्योंकि वो पूरा टाइम सांसद जी ने वहाँ उन लोगों के साथ व्यतीत किया है और बहुत अच्छा सहयोग रहा सांसद जी का। एक व्यवस्था वगैरह सब एकदम, खिलाड़ियों को खाने की सब व्यवस्था अच्छी रही, वहाँ पर ग्राउंड सब अच्छी जगह पे रहे, गेम्स हुए, और बहुत अच्छी व्यवस्था मतलब सांसद जी के द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई, बहुत अच्छा गेम हुए इस बार। अब हम सांसद जी के बुलंदशहर स्थित कार्यालय पे आ चुके हैं और सांसद जी ने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को बुला के रखा हुआ है। अभी हमारी उनसे नमो ऐप से संबंधित एक छोटी सी वार्ता हुई है और सांसद जी से हम ये समझना चाहेंगे कि ये प्रतिनिधियों की क्या व्यवस्था है और ये आपके काम में किस तरह से मदद करते हैं, क्षेत्र के विकास में क्या काम आ रहे हैं, और कुछ विशेष अगर आपको लगता है कि इन प्रतिनिधियों में या इनमें से कोई विशेष है जिसके बारे में आप हमें दर्शकों को, लोगों को जानना चाहिए, तो वो भी आपसे समझना चाहेंगे सांसद जी। अनिल जी, ये मेरी लोकसभा क्षेत्र में 13 नगर पालिका और नगर पंचायत हैं। तो हर नगर पालिका, नगर पंचायत में से इनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये पार्टी के जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी भी, वर्तमान में पदाधिकारी, पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और बहुत ही समाज में सामाजिक व्यक्ति हैं। सरकार की, पार्टी की जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को नीचे तक लेके जाना, लोगों को जानकारी देना, और लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि देहात क्षेत्र है और देहात का व्यक्ति नगर की तरफ ही आता है अपने दैनिक कार्य के लिए, बाजार से सामान लेने के लिए। तो ये जो अपने नगर पालिका, नगर पंचायत को तो देखते ही हैं, उनके लोगों की समस्या सुनते ही हैं, उसके साथ साथ जो देहात के लोग हैं उनसे आके मिलते हैं और उनको अपनी समस्याओं बताते हैं। उनका समाधान 80% समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर निपटा देते हैं। 20% ऐसी हैं जो यहाँ तक आती हैं। धर्मेंद्र काली जी अपने बुलंदशहर लोकसभा का पूरा देखते हैं।
टर्मिनल कार्य तक आते हैं और उसके बाद मेरे पास आते 10% की समस्याएं रह जाती हैं। बाकी का समाधान इतने सक्षम हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि उसी स्तर पर निपटा देते हैं। तो जो आती है उनका अपना समाधान करते हैं। विकास के कार्यों की जो मांग इनके पास आती है उसको लेकर आते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर आते हैं, उसके लिए आते हैं। इसके साथ साथ जैसे भी कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में इन्होंने जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई, हॉस्पिटल की आवश्यकता हुई, जो भी लोग इनके पास आए रात को 2-2 बजे तक 24 घंटे में से 20-20 घंटे लोगों ने फोन से काम किया। एक कॉल सेंटर हमने पूरा चलाया था जिला स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, लेकिन इन लोगों ने हम अपने लोकल स्तर पे भी उसमें लोगों को किया, लोगों के साथ भी ये गए, लोगों को नीचे तक लेके गए और पूरा समाधान करके, पूरा फीडबैक लेके, उसको बता के पूरी व्यवस्था में इनका विशेष सहयोग रहा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। इन्होंने जो वैक्सीनेशन सेंटर था वहाँ पे सांसद वैक्सीनेशन कैंप के नाम से हर उसमें हफ्ते में 2-3 दिन इन्होंने कैंप लगाए और उनको वैक्सीनेशन लगवाने का काम किया। जहाँ देहात के लोगों की डिमांड इनके पास आती थी तो गाँव में भी कैंप लगाने की व्यवस्था इन्होंने की है और ये स्वयं उस कैंप में जाके रह के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया। तो सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश ऊपर से होते हैं, उनको ये पूरा फॉलो करके पार्टी के वफादार सिपाही होकर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में चीज़ों को लोगों तक नीचे तक लेके जाते हैं, लोगों की समस्याओं को ऊपर तक लेके आते हैं और उनके समाधान में बीच की कड़ी लोग बने हुए। और इनके होने से मुझे बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर 17 लाख मेरे वोटर हैं, 17 लाख वोटर अगर मुझ पर डिपेंड होंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे पास में आएंगे, तो उनका समाधान नहीं हो सकता, वो पॉसिबल भी नहीं। लेकिन बहुत बड़ी जो कड़ी इनके बीच की जुड़ी है उसका पूरा वो मिलता है। दूसरा, जो नगर पालिका में बैठकें होती हैं बोर्ड की, उन बैठकों में बैठते हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों की समस्याओं को लेके जाते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो करवाते हैं, जो निर्माण के कार्यों का वो प्रस्ताव को देते हैं। पूरा कार्य ये सांसद प्रतिनिधि के रूप में कर्मठता के साथ में लोगों की सेवा के लिए, उनकी भावना के लिए पूरा इनके माध्यम से किया जाता है। सांसद जी के साथ हम अभी एक जगह चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और जो चाय वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे इनके क्षेत्र के बारे में, उनके काम के बारे में। ये कब से आपने शुरू किया चाय का काम? कब से शुरू किया है? 10 साल हो गए। तो कैसे 10 साल से कैसे चला रखा है? 10,000 रुपये का लोन लिया मैंने, वही नगर पालिका वाला है। कोरोना में ज़्यादा मामला खराब हुआ, 10,000 रुपये वो लिया। कौन सा लिया था? वही 10,000 रुपये नगर पालिका से शुरू। PM स्वनिधि वाला? हाँ जी, 10,000 रुपये जो मिलते हैं। 10,000 रुपये जो मिलते हैं स्ट्रीट वेंडर को? जी जी जी, प्रधानमंत्री वाला? हाँ हाँ जी। वो लाभ मिला आपको? हाँ जी, उससे ही काम चल रहा है। मेरा कितना कार्ड से मिला मुझे। अच्छा सर्टिफिकेट हाँ वही तो। लेने के लिए कुछ देना पड़ा ऊपर? ना कुछ नहीं। रिश्वत तो ना दी? कितने बार चक्कर लगाए? क्या चक्कर में मैं तो बैठे बैठे खाएगा। ये बैठे बैठे हो गए। चलिए बहुत अच्छा, करिए बढ़िया सा और बढ़ाइए अपना काम। ये तो सारे बैठे बैठे काम हो गए सारे। कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए? बहुत बढ़िया मोदी जी। सब लोग कहते हैं कि तुम भी मोदी बनोगे क्या? क्या बेचते सारे सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी सेटिंग है मोदी जी से, क्या है तुम्हारी कोरोना में दुकान खुल रही है, लॉकडाउन चल रहा है ना, जब लॉकडाउन चल रहा है और गाँव में गेट फेर के सब लोग सेवा में लगा हुआ था। तो सभी कहते थे तुम्हारी मोदी जी सेटिंग है। हाँ मोदी जी सेटिंग।
काम खूब बढ़िया चल रहा है। सांसद जी से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि बुलंदशहर में कौन से बड़े काम हो रहे हैं, कौन से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे बुलंदशहर आगे देखेगा। तो सांसद जी हमें यहाँ पे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की साइट पे ले आए हैं। ये यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में सांसद जी से जानना चाहेंगे। सांसद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के हर 3 संसदीय क्षेत्र पे जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देने का योजना शुरू की, उस योजना के अंतर्गत बुलंदशहर में ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ है। और बुलंदशहर एक ऐसा जगह था कि जो देश की राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कोई भी इमरजेंसी का केस होता था तो उनको दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद के लिए भागना पड़ता था। कई लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते थे। और जो देहात का एरिया है उसमें डॉक्टर्स की कमी थी, डॉक्टर्स नहीं जा पाते थे। CSC PSC सेंटरों पर डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो इस मेडिकल कॉलेज के बनने से एक तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में बहुत बड़ा लाभ बुलंदशहर की जनता को मिलेगा। दूसरा, विकास में जब मेडिकल कॉलेज बनना है तो आप देख रहे हैं कि इतनी लेबर लगी हुई है, इतना ये सामान लग रहा है, इसमें बुलंदशहर के विकास का ही हो। और ये गांव का क्षेत्र है जहाँ ये कॉलेज बनना है। अब यहाँ एक हाई प्रोफाइल जनरेशन आएगी, डॉक्टर्स यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो इसका भी विकास होगा। इसके साथ साथ जो अपना डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को शिक्षा में वो बढ़ेगी और अपना विकास भी क्षेत्र होगा। कई चीज़ें इस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हैं। और जो आज़ादी के इतिहास में एक वास्तव में नीड थी बुलंदशहर की, एक आवश्यकता थी, वो आवश्यकता को पूरा करने का काम, इतनी आबादी होने के बावजूद, लगभग 45 लाख की आबादी बुलंदशहर ज़िले की है, उसके बावजूद कोई मेडिकल की सुविधा अच्छी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं नहीं थी। अब उन सुविधाओं के साथ साथ डॉक्टर्स भी यहाँ से पढ़ेंगे, डॉक्टर्स भी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ के युवाओं में एक नया उत्साह पैदा होगा और युवा भी चाहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि जिस क्षेत्र में जैसी व्यवस्था होती है और जिस तरीके का माहौल होता है वैसे युवाओं की सोच हो जाती है। तो इस मेडिकल फील्ड में भी युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर खुलेंगे, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और विकास का अवसर बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बन रहा है चांदपुर, आप सभी वहाँ के निवासी हैं। ये मेडिकल कॉलेज जब आप लोगों को पता चला कि आपके यहाँ बन रहा है तो क्या आपके मन में आया, और ये मेडिकल कॉलेज के बनने से आप लोग अपने जीवन में क्या बदलाव की संभावना देख रहे हैं? जैसा कि माननीय सांसद जी कह चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारे में बनना और इतनी MBBS की पढ़ाई हमारे पास में बिल्कुल होगी, तो जाहिर है कि इस चांदपुर का पूरे आसपास के क्षेत्र में एक जो उत्साह रहेगा पढ़ने वालों में। पहले सोचते थे MBBS करने के लिए हमें फलां जगह जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे मन लगा के और कोशिश करेंगे कि यही पढ़ाई हो जाए उनकी। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो विकास होगा, जो बहुत सारी दिक्कतें थी अभी, जैसे माननीय सांसद जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी, तो उसमें 15 प्लांट जो लग चुके हैं, उससे भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक उत्साह बना हुआ है मेडिकल कॉलेज से। ये व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पढ़ेंगी यहाँ पे, चाहे वो मेडिकल से संबंधित इंस्ट्रूमेंट वगैरह हों या आसपास के कोई PG वगैरह के वो बने या कोई होटल या रेस्टोरेंट जो भी बनेंगे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा व्यापार का भी एक जरिया बनने वाला है इसके साथ साथ। क्षेत्र है ये अपने गांव का रास्ता यहाँ से जाता है और गांव के नज़दीक में शिकारपुर कस्बा पड़ता है। गांव से 9 किलोमीटर की दूरी उसकी है। बचपन में बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हैं कि जब मैं 12th कर रहा था यहाँ पे, शिकारपुर से 12th किया था जी, क्योंकि गांव के स्कूल में साइंस नहीं थी, साइंस पढ़ने के लिए शिकारपुर में एडमिशन लिया।
यहाँ तक हम साइकिल से आते थे, साइकिल यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ से बस लेते थे, बस लेके फिर शिकारपुर जाते थे स्कूल से, फिर वापस आके यहाँ से साइकिल लेके फिर जाते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि साइकिल नहीं ली और पैदल ही हम लोग आए। अच्छा, वहाँ तक पैदल आते थे गांव से और फिर उसमें जाते थे। तो बड़ा एक अच्छा अनुभव लगता है कि गांव से और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी टीम में हमें काम करने का सौभाग्य मिला। ये 20 किलोमीटर का रास्ता CRF फंड से जो सही बनाया गया है। ये पिछले कार्यकाल में ये रास्ता 3 विधानसभाओं को कनेक्ट करता है मेरी। ये डिवाई का पार्ट है, बीच में शिकारपुर आएगा और आगे अनूपसर आएगा। तो इस रास्ते के बनने से आगे हमारा ये सामने ऊंचा गांव दिख रहा है। ऊंचा गांव सियाने विधानसभा रास्ते पे यहाँ से जंगीराबाद पहुँचने में जाके जरूरी 20 किलोमीटर है, जो पहले 1 घंटा पूरा लगता था 20 मिनट नहीं लगते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के उसमें CRF के उससे बनी है। गंगा जी हैं और बिल्कुल गंगा जी से लगा हुआ ये सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है। कैसी दिव्य जगह है, ये अनुभूति सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर ही हो सकती है। इसको मैं शब्दों में बता पाऊँ और आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएँ, ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। ये अद्भुत है और हम इसका आनंद ले रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से जितना ले सकते हो उस रस को ले लीजिए। सांसद जी साथ हैं, उन्हीं के सौजन्य से ये व्यवस्था हमारे लिए है कि हम इतने पास से गंगा जी को देख पा रहे हैं। और सांसद जी, ये जगह ऐसी दिव्य है कि हमारा तो बोलना बंद हो चुका है। आप अगर इसमें कुछ जोड़ सकते हो तो प्लीज़ बताएं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि देखिए सामने ये जो पुल दिख रहा है, ये पुल बदायूं जिले को जोड़ता है। सामने बदायूं है वो जी, ये नरोरा है जी। और इस साइड में हमारा एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट है नरोरा। और ये जो स्थान है 30 महल नाम इसका, अरे वाह, सिंचाई विभाग के द्वारा ये बनाया गया है। और ये बिल्कुल घाट के किनारे गंगा जी की, वो कहते हैं कि माँ गंगा की गोद में अगर हमको सोना है तो ये व्यवस्था यहाँ पे है। मैं बोलो गणेश भगवान की जय, मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए सभी देवी देवताओं की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय, बोलिए माता पिता की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए धरती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। श्याम सभी भक्तियान गंगा में पुष्प अर्पित करेंगे और भी जो भैया दूर खड़े हो वो भी कर सकते हैं। उदयगिरी गढ़ी गांव है ये, और नरौरा के आगे। और यहाँ पे हम सांसद जी के साथ सहभोज के लिए आए हुए हैं। नमो ऐप पे सहभोज का एक कार्यक्रम चल रहा है। सांसद जी ने
हमें यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया था। और खाना आना शुरू हो गया है, तो हम सभी इस दिव्य से भोजन को करेंगे और आप भी देखिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये गांव का शुद्ध शाकाहारी और पौष्टिक भोजन जो इस जाड़े के मौसम का भी है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, उड़द की दाल, ये हम सब लोग खाने के लिए यहाँ पे प्रधान जी के गांव में उदयगढ़ी में एकत्रित हुए हैं। और ये खाना और ये शुद्धता और ये प्यार जिस तरीके से हमारी बहनें लगी हुई हैं, ये गांव में ही देखने को मिलता है। जो शहर की परंपरा है, जो शहर का कल्चर है, उससे हम गांव से दूर चले गए, लेकिन अगर गांव में देखेंगे आके तो आज गांव में वही प्यार, वही परंपरा और वही शुद्धता खाने में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये बताइए हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम किन किन को मालूम है? जो बच्चे को पता है हाथ खड़ा कीजिए। सबको मालूम है? बताइए क्या नाम है? वेरी गुड। कैसे जानते हैं? नमस्कार, अभी हम रात के यहाँ पे 12 बज रहे हैं और हम अभी बुलंदशहर में हैं। माननीय सांसद जी हमारे साथ हैं और अभी हम लोग जस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर ख़त्म करके रूम पे आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि भव्य गंगा आरती भी हमने डाली थी वीडियो में। तो आज सांसद जी हमने देखा बीच बीच में नमो ऐप का प्रयोग कर रहे थे और दिन में आपने अपने जो ऑफिस है, आपका कैंप ऑफिस है, उसमें भी आपने एक वर्कशॉप ली थी सांसद प्रतिनिधियों की, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, नमो ऐप माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से जुड़ने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सबका सरकार के हर नया कार्य, हर योजना, उससे हम जानकारी ले सकते हैं। और मैंने पहले से ही जो भी मेरे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, सबको मैंने आग्रह किया था कि सब अपने एक मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करें। मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे भी एक कैंपेन चलाया था, एक वीडियो भी डाला था अपनी तरफ से, सबको आग्रह किया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको फॉलो किया है। और मैं पर्सनली जिस तरीके से अपनी पोस्ट, अपने कार्यक्रमों की, अपनी मीटिंगों की जिस तरीके से ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, सेम उससे मैं नमो ऐप पे भी करता हूँ। सारी मेरी पोस्ट नमो ऐप पे भी होती हैं। और मेरा लक्ष्य है कि जो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर और खुद का प्रोडक्ट का उसमें होना चाहिए, तो इसके लिए नमो ऐप भी एक ऐसा है कि हमारे लिए सेफ और सिक्योर मुझे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नई हैं, क्रिएटिव हैं, उनको जान के और उससे जुड़ के इस उद्देश्य के साथ में कि जिस तरीके से हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो करते हैं, जिस तरीके से हम वर्चुअल मीट करते हैं, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे नमो ऐप पर लेके आए, इस कार्यक्रम में हम लगे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में एससी मोर्चे का महामंत्री होने के नाते जिस प्रदेश में भी प्रवास पे जाता हूँ, जिस मीटिंग में जाता हूँ, अपने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से वो ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, उसी तरीके से सबके मोबाइल में रूटीन में नमो ऐप को हमको लेके आना है। हमारे हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता के पास तक नमो ऐप पहुँचे, संगठन के हर कार्यकर्ता के पास नमो ऐप पहुँचे, उसकी जानकारी हो और उससे वो जुड़े, इस उद्देश्य को लेके हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से इजी प्लेटफॉर्म लोगों तक पहुंचाने को घर बैठ के मिलता है, कोरोना महामारी में हम लोग वर्चुअली लोगों से जुड़े, वर्चुअली उनसे बात की, तो वो प्लेटफॉर्म हमें नमो ऐप पे भी देखने को मिलता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, क्षेत्र के लोगों को भी नमो ऐप से जोड़ के और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नमो ऐप में कन्वर्ट करके नमो ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ।
ये हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय कल्याण सिंह जी की समाधि है और मेरा सौभाग्य कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के इस हिस्से में उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनकी अंतिम इच्छाएँ पूरी हुई और आदरणीय बाबूजी के द्वारा पार्टी संगठन में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारे यादें, बहुत सारे विषय, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनको एक बहुत अच्छा अनुभव बाबूजी के साथ में काम करने का मेरा रहा है और हमेशा बाबूजी ने छोटे बड़े का सम्मान और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करके, किस तरीके से गांव-गांव तक जिस परिकल्पना को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, किस तरीके से लाभ मिले, वो हर चिंता बाबूजी के माध्यम से की गई है और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है उनसे। जहाँ तक हमारी जानकारी है, राजनीति आपने उनकी उंगली पकड़ के शुरू की है और आपके राजनीतिक गुरु भी शायद हो रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का जो अनुभव था, एक कार्यकर्ता को नेता बनने की जो यात्रा आपकी रही, उसमें आदरणीय कल्याण सिंह जी, उनका क्या रोल था और कैसे उन्होंने आपको शेप किया? कार्यकर्ता मैं आज भी हूँ, नेता नहीं हूँ और ये मुझे बाबूजी से ही सीखने को मिला कि कार्यकर्ता को हमेशा अपना कार्यकर्ता वाला भाव नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितना भी राजनीति में वो उच्च पद पर चले जाए, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिनके पसीने से दिन रात जो मेहनत करते हैं उससे हम आगे बढ़ते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी उनका सम्मान नहीं गिराना चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उसके लिए अगर कोई कार्यकर्ता अपना उसमें है तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। जो अपने साथ खड़ा है उसके साथ उसके बुरे वक्त में भी खड़ा रहना हम लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए, उद्देश्य रहना चाहिए। किसी अपने व्यक्ति को मुसीबत के समय में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सांसद जी, आप 2014 में सांसद बने, उसके पहले भी पार्टी का काम करते रहे और 2014 के चुनाव में, उसके बाद 2017 के चुनाव में और लगातार 19 के चुनाव में लगातार कैंपेन करते रहे, अलग अलग राज्यों में जाते रहे हैं और एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री जी से कई बार आपको मिलने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को हम सभी जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पर व्यक्तिगत मिलने का अनुभव जो होता है वो एक अलग ही बात है और हर बार कुछ नया आपको उनसे मिल जाता होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जानकारी में ना हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में देश को जानना चाहिए, ख़ास तौर पे नवयुवकों को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको बोल दी हो और आपको कुछ चेंज हो गया हो। देखिए, मैं एक तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री जी की टीम में काम करने का अवसर मिल रहा है। कई बार मेरी पर्सनल व्यक्तिगत मुलाकात भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है और जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो हर मंगलवार को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति और वो हर क्षेत्र की, हर व्यक्ति की समस्या को जानते हैं, समस्या उनके पास है और उसके समाधान के लिए किस तरीके से लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब पहली बार हम सांसद बन के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास में बुलाया था चाय के लिए, तो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि अभी आप पहली बार सांसद बने, आगे आपके साथ में क्या होगा, किस तरीके के लोग क्या करेंगे। जो बात उन्होंने पहले कही वो बात हमें 2019 में देखने में मिल रहा है कि इतना पुराना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे साथ 5 साल बाद क्या होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, लोग क्या सोचेंगे और किस तरीके से वो माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले हमको बता दिया। इसके अलावा बीच बीच में जब भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मार्गदर्शन, एक टास्क के रूप में एक मिलता था कि अगर हम ये कर लेंगे तो अच्छा होगा। और मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि जो सांसद या जो प्रतिनिधि उन बातों को कुछ वो नहीं करे अपनी तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मार्गदर्शन उनको अगर 100% फॉलो कर ले, कभी चुनाव नहीं हार सकता।
कभी वो ऐसा ना हो कि पब्लिक उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे अनुभव हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, और जो सांसदों के साथ में वो शेयर करते हैं, पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ में शेयर करते हैं, उसको हम धरातल पे कितना उतारते हैं। अभी एक अनुभव अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि युवाओं से जुड़ने के लिए जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम खेल के खिलाड़ियों के रूप में उभार के उनको ऊपर लेके उनको अवसर दें। अभी सांसद खेल प्रतिभा हुई और मैंने अपने 12 ब्लॉक है मेरे क्षेत्र में, 12 ब्लॉक स्तर पर करा के फिर फाइनल उसका वो कराया, और उसमें जो यूथ में एनर्जी आई, जो जागरूकता आई और जो अनुभव हुआ, वो वास्तव में एक अद्भुत अनुभव। तो और सांसदों को भी वो आया होगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यूथ जुड़ा है खेल के माध्यम से, वो कभी हमने सोचा नहीं था, कभी प्रक्रम नहीं की थी। और एक ऐसा वर्ग जो ना हमें चुनाव की रैलियों में मिलता है, ना हमारे शिकायत लेके आता है, ना कंप्लेनिंग मोड में आता है, लेकिन वो जुड़ गया और एक अच्छे उत्साह के साथ में जुड़ा है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम सीधा जनता से जुड़ भी सकते हैं, जनता को सहयोग भी कर सकते हैं। जो सेवाई संगठन का रूप है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको हम नीचे तक लेके जा सकते हैं और सारा जैसा चाहते हैं उस तरीके से प्रतिनिधि का भी लाभ है, जनता का भी लाभ है और जनता की सेवा का भी लाभ है। तो बहुत अच्छा अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे है। और मेरा व्यक्तिगत मैं आपसे यही कहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश मिलते हैं, मैं 100% उनको फॉलो करने का अपने उस पर करता हूँ, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव यह है कि जो प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, जो वो बताते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो अनुभव के आधार पर उनकी चीज़ें हैं और उनका लाभ हम लोगों को ही मिलता है अगर हम उसको फॉलो करते हैं। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, कल शाम को भी हमने इसके कुछ शॉट आपको दिखाए थे, और माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा नज़ारा हमने तो कभी नहीं देखा था कि नीचे माँ गंगा बह रही हैं और बिल्कुल उनके पास में बैठने, उनके पास में रहने का अनुभव मिल जाए। सांसद जी, एक आखिरी प्रश्न के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं कि 2022 का चुनाव आ गया, माँ गंगा के पास में बैठे हुए हैं, किधर जा रहा है चुनाव, क्या आने वाला है, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में देश के हर वर्ग का, हर गरीब का, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक, हर व्यक्ति के वर्ग के लिए जो उसकी जीवन यापन करने वाली आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके साथ साथ कोरोना महामारी आई। कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन लोगों को देना, लोगों को इलाज की व्यवस्था करना, प्रॉपर इलाज देना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना, उसके साथ साथ उनको राशन की व्यवस्था करना, वो सारी चीज़ें इस कोरोना काल में लोगों को मिली। और वो सारी सुविधाएं मिलने के बाद जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सरकार के थे, उन पर कोई रुकावट किसी उसमें नहीं आई। कल मेडिकल कॉलेज के पास हम गए थे और आपने देखा कि कितनी तेज़ गति से काम चल रहा है। मात्र 18 महीने में उस काम को पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। कोरोना महामारी में काम शुरू हुआ है, उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन काम इतनी गति से शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व को स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गतिविधियों के द्वारा समय से सीमाबद्ध उसमें लोगों तक वो सब चीज़ें पहुँच रही। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता का मन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में विकास के साथ साथ सुरक्षा दे सकती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, और चाहे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आप एक चीज़ देखना कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, जब भी सरकार होती है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाती है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, सपा बसपा की सरकार होती है, गुंडे रोडों पर आ जाते हैं, फिरौती मांगने लगते हैं, अपहरण करने लगते हैं, ज़मीनों पर कब्जे करने लगते हैं, महिलाओं से बलात्कार करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। आज 5 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई भी व्यक्ति जनता का ये आरोप नहीं लगा सकता है कि हमारे विधायक पे, हमारे मंत्री पे किसी तरह का कोई आरोप है, किसी घोटाले का आरोप है, सरकार पे कोई घोटाले का आरोप है। लेकिन वही जब शासन चेंज होता है, बसपा सपा आती है, तो दुनिया भर के घोटाले खुल जाते हैं, लूटने में लोग लग जाते हैं घोटाले में।
तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जनता को देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस महामारी के बावजूद भी विकास पर रुकावट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं आने दी है, तो एक बहुत बड़ा विश्वास, आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और जिस तरीके से 2019 में सारे विरोधी दल इकट्ठे हुए थे, बसपा, सपा, लोकदल, सबने मिलकर प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। जो देश विरोधी ताकतें थीं, जो विकास विरोधी ताकतें थीं, जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें थीं, सबने मिलकर प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की जनता ने 80 में से 63 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की उसमें दी। और अगर हम उनको भी, क्योंकि हर लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, अगर उनको भी हम इंटू 5 करते हैं, और जब सपा, बसपा और लोकदल एक साथ थे, अभी बसपा इनके गठबंधन से अलग जा रही है, बसपा इनके साथ नहीं आ रही है, तो हमारी सीटें अगर मार्जिनली हम लोकसभा को भी इंटू 5 करते हैं तो हम 300 प्लस जा रहे हैं और बहुमत के साथ में सरकार रहे हैं। सांसद जी, अभी हम जब इस रास्ते पे चल रहे थे तो एक जगह पे हमने देखा यात्री शेड एक बना हुआ था और फोटो वगैरह लगी थी और उस पर लिखा हुआ था कि आपके द्वारा बनाया हुआ यात्री शेड है जी। जन सुविधा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो। ये क्या है, क्योंकि बाकी जगहों से काफ़ी अलग सा दिख रहा था हमें, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये जैसे देखा है कि ये चौराया है और ये चौराया 3 विधानसभाओं को कनेक्ट करता है और महत्वपूर्ण एक ऐसा स्थान है कि जो यात्री कहीं से आना जाना उनका होता है, धूप में, बारिश में, या किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उनको बैठने के लिए कोई स्थान ऐसी जगह पर नहीं है। और ऐसे स्थान मैंने अपनी लोकसभा में सिलेक्ट किए हैं और उन पर यात्री शेड बनवाए हैं। और उन यात्री शेडों पे अपने सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आपने देखा होगा उस पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, गरीब कल्याण अन्न योजना, बहुत सारी योजनाओं का उस पर प्रचार हमने किया हुआ है। तो इसके माध्यम से लोगों को सुविधा भी है और सरकार की जो योजना है उनकी जानकारी भी लोगों को इसके माध्यम से दी जा रही है। आपने आलू देखा है कभी, आलू का खेत? ये जो सामने जो दिख रहा है आपको, ये आलू का वो है, ये इसके नीचे आलू लगेगा। अच्छा, ये ऊपर उसका पेड़ है, इसमें आलू नीचे बैठता है, खोद के इसमें से निकालते हैं। आलू की गूल बोलते हैं इसमें यहाँ पे। लेकिन ये वो वाला आलू नहीं है, इसमें आलू ही निकलेगा, सोना नहीं निकलना नीचे से। कि जो आलू से सोना बनाने की राहुल गांधी जी की परिकल्पना है देश में, इसमें आलू में से आलू ही निकलेगा। आपके साथ एक कार्यक्रम में थे, यूनिक से बात लगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स मीट आप कर रहे थे, फर्स्ट टाइम बीजेपी वोटर्स मीट, ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी ये क्या था, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले मैं आपका आभार अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सहभागिता आपकी हुई। ये कार्यक्रम जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो युवा 18 साल के हुए और पहली बार जो वोट डालने जाएंगे, और हर युवा में जो पहली बार वोटर बनता है, एक उत्साह होता है वोट डालने का। और ये उत्साह इन वोटर में जो यहाँ पे ये युवा आए, लगभग 500 से अधिक युवा यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया, इन सब में उत्साह भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के प्रति है। और इतना उत्साह है कि उस उत्साह में उन्होंने ये मतलब कार्यक्रम का, मैंने जरा सा एक सूचना की थी कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम करना चाहता हूँ, और इतनी संख्या में युवा आ जाएंगे मुझे खुद भरोसा नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चल रहे हैं, उस नारे को साकार करते हुए जो देश की सरकार देख रही है, जो देशवासी देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना महामारी में युवाओं को वैक्सीनेशन देने का काम किया, लोगों को राशन देने का काम किया, और इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद जो इस देश का युवा देख रहा है कि विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में लगातार, पूर्व अन्य प्रदेशों में लगातार नई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रम डेली के चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महामारी में जो विकसित देश थे वो अपने आप को आर्थिक रूप से अभी खड़ा नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो व्यवस्था थी उसको कोई कमी विकास की गति में नहीं आने दी है।
इस उत्साह को लेकर ये बुलंदशहर का युवा देख रहा है कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, रोडों का निर्माण हो रहा है, घाटों का निर्माण हो रहा है, गांव में पानी के पीने की व्यवस्था पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, शौचालय बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मुफ्त में मिल रही हैं। इन सबसे प्रोत्साहित होकर, माननीय प्रधानमंत्री से प्रोत्साहित होकर, जिस तरीके से देश और दुनिया में भारत का महत्व और भारतवासी का महत्व बढ़ा है, अपना देश विश्व गुरु बनने की तरफ है, तो इस संकल्प युवाओं ने लिया है कि हम एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, जो सुरक्षा बहनों को दी है, जो विकास के रास्ते पर नौजवानों को लेने के लिए रास्ता निकला है, उसमें सारे प्रोत्साह के साथ में एकत्रित हुए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पहले से अधिक सीट रोड से बनाएंगे। अपने जिला बुलंदशहर की 7 विधानसभा हैं, सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि जितने पिछली वोटों से अधिक हमारे प्रत्याशी जीते थे, उससे अधिक वोटों से अपने विधायक को यहाँ से जिता के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सातों की सातों बुलंदशहर की सीट डालने का काम करेंगे। अब एक और प्रश्न है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर मीट कर रहे हैं आप, ये जगह और ये कॉन्सेप्ट आपने क्यों चुना कि उस नौका विहार करते हैं, अलग से कुछ ये करते हैं? ये हमने तो नहीं देखा था, हमने तो सभाएं देखी हैं और ये देख रहे हैं कि आप नौका में बच्चों के साथ घूम रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब बनारस से चुनाव लड़े, मुझे उनके वो शब्द याद है कि मैं आया नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया। और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ जो 14 घाट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मेरी 3 विधानसभाएं माँ गंगा के उस पर लगी हुई हैं, तट पे। और मैंने 2014 से लेकर 7 साल में जो परिवर्तन गंगा की सफाई का, घाटों के निर्माण का, स्वच्छता का देखा है, वो वास्तव में सराहनीय। मेरा बार बार मन करता है, कभी कभी तो मेरा पर्सनली आपसे बात करें, मेरा ये मन करता है कि मैं गंगा के किनारे या कहीं बस जाऊं और यहीं आके रहने लगूं। जो आनंद, जो शांति और जो प्रसन्नता मुझे गंगा जी के घाट पे होती है, और हमारे देश में, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म से हम बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ कोई भी नया काम करते हैं तो एक अच्छी जगह से शुरुआत करते हैं, एक अच्छे उससे करते हैं, पूजा पाठ से करते हैं। तो ये नया वोटर उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए हुआ है, तो ये गंगा जी के घाट से अच्छी पवित्र जगह नहीं हो सकती, और वो भी गंगा जी में अंदर जाके नाव के द्वारा। यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने नावों का वो किया है। और एक मैं आपको बता दूं कि जो घाट है, इस घाट पे जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंगा की स्वच्छता को लेकर गंगा यात्रा निकाली थी पिछले 2020 जनवरी में, उस यात्रा में जो यात्रा हमारे बुलंदशहर में आई थी, इस घाट से लेकर हम नरोरा तक नाव से उनको लेके गए थे रात्रि में। तो इसलिए मुझे ये सारी व्यवस्था यहाँ पे थी, और बहुत जगह मुझे अच्छी पसंद आई थी, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम है, इसलिए इन युवाओं को वहाँ नहीं लेके नहीं दूसरे घाट पर भी उतार सकते थे। लेकिन ये पवित्र स्थान इसलिए चुना कि गंगा से पवित्र कुछ भी नहीं है। बुलंदशहर के माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी के साथ हम कल से लगातार हैं, और नमो ऐप वर्चुअल मीट के इस विशेष एपिसोड के माध्यम से एक सांसद की, डॉक्टर भोला सिंह जी की पूरे दिन की यात्रा कैसी होती है, कैसे वो कार्य करते हैं, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा का समापन करने का हमारा मन तो नहीं कर रहा है, आनंद आ रहा है, पर समय की सीमा और सांसद जी के अपने एंगेजमेंट्स, तो अब सांसद जी एक अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं और हम वापस दिल्ली की ओर निकल रहे हैं, और इस कार्यक्रम को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी और एपिसोड के माध्यम से किसी अन्य माननीय सांसद या मंत्री, उनके जीवन को हम आपको दिखा पाएँ और आप ये समझ पाएँ कि हमारे जनप्रतिनिधि किस स्तर पे जाके मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं, जिसका परिणाम में ये देश श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर
उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती।